हेलो बच्चों, तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों, जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन में भी लॉज थे, यहाँ पे भी लॉज है, वहाँ पे भी दो लॉ थे, यहाँ पे भी दो लॉ होंगे। फर्स्ट तो सेम होगा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, सेकंड बिल्कुल डिफरेंट होगा जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा है इंसिडेंट रे refracted ray and normal should be in same plane। ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स में बच्चों यहाँ क्या देके रखता है, वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंस हो रहा है, ये फोर्थ वाला भी इसमें डाल देता है। यहाँ मैंने सिर्फ 3 लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखें, अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आ गया तो फोर्थ पॉइंट तो इसमें ऑब्वियस है कि वो होगा ही होगा। ठीक है ना? क्यों? मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्लेन है, ये नॉर्मल है, ये कोई इंसिडेंट रे है और ये ऐसे चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ये हमारा रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर मैं कह रहा हूं ये और ये एक प्लेन में है, तो क्या ये ऑब्वियस नहीं होगा कि ये वाला पॉइंट भी इसी प्लेन में होगा? ठीक है नहीं? तो ये ऑब्वियस हो जाता है अगर मैं ये तीनों बोल देता हूं। इट मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन। सेकंड है हमारे पास साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल I अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल R should be equal to a constant. This law is known as Snell's law. ठीक है ना? ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकक्योंकि यहां पे हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं ना बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ईटा एंड इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करता है कि हमने जो मीडियम लिया है उनमें से कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेरर है। डेंसर मीडियम के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और रेरर मीडियम के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। और इसकी डेफिनेशन भी है, इससे आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ हमारे पास 2 हैं, पहला हमने पढ़ लिया, सेकंड भी हमने पढ़ लिया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ठीक है, ईटा को कैसे बनाते हैं? एन बना लो पहले, एन की ये वाली थोड़ा सा बढ़ा दो और ऊपर से बढ़ा दो, ये बन गया ईटा। ठीक है, अलग अलग बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग नोटेशन से डिफाइन करेगा। हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईटा से। और मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, विच डिफाइन टू द ऑप्टिकल डेंसिटी
of the medium is known as refractive index. Denoted by eta. ठीक है, और कुछ बुक्स में बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी इसके फॉर्मूले के आधार पर. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से. और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल v से. तो हम इसका फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं ईटा इक्वल टू c अपॉन v. और ये जो क्वांटिटी होती है बच्चों ये डायमेंशन लेस होती है या यूनिट लेस भी बोल सकते हैं इसको. चलो आपको नहीं बताता हूँ ये समझिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि डायमेंशन क्या है. ठीक है ना? ठीक, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन v. न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आपके यहाँ इसके हैं. वो आपको c की वैल्यू दे देगा, v की वैल्यू दे देगा, ईटा पूछ लेगा क्या होगा इसके लिए, या इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे देगा, थर्ड पूछ लेता है. ठीक है, और ये क्या डिफाइन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो, अगर जो मीडियम, जिस मीडियम की जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है. इट मीन्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईटा फॉर डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन ईटा फॉर रेयर मीडियम. इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है. ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो चार ऑब्जेक्टिव्स में क्या बन जाएगा? डेंसर मीडियम ग्रेटर देन दे देगा रेयर मीडियम के, या स्मॉलर देन दे देगा, इज इक्वल टू दे देगा, या इनमें से कोई नहीं पूछ लेगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है. ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू डेंसर. तो कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ईटा इज ऑफ डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर देन टू द ईटा ऑफ रेयर मीडियम. ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया है. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब कैसी होती है? देखिए, आप इमेजिन कर लेंगे, मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं कि वो थोड़ा करेक्ट बन जाए. ठीक, कैसे? इस तरह से होती है. कोई मान लीजिए कांच का कोई भी स्क्वायर है, लेकिन सॉलिड स्क्वायर. ठीक है, या क्यूब कह सकते हैं, कांच का कोई भी सॉलिड क्यूब. ठीक, तो मैं क्या मान रहा हूं? देखो बच्चों, ये क्या है? ग्लास है, इसके चारों ओर क्या है? एयर. यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है. एयर मींस रेयर मीडियम, ये भी रेयर मीडियम. ये क्या है? ग्लास. इट मींस डेंसर मीडियम. ठीक है, अब मैं यहां क्या मान लेता हूं? इसका कोई नॉर्मल मान लेता हूं, और यहां से कोई लाइट रे आई, इस पॉइंट पे पड़ी जहां इसका नॉर्मल है. अब हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाना चाहती है.
अब हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट तो वो बैंड हो जाती है थोड़ी सी, किसकी ओर, नॉर्मल की तरफ। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जाता है ग्लास स्लैब, क्योंकि यहां पर दोनों फिनोमिनन एक साथ होते हैं। कौन कौन से, रेयर से डेंसर मीडियम में जाना लाइट का, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना। अब ये रेयर से डेंसर में तो आ गई, अब हम क्या चाहते हैं, डेंसर से रेयर में जाए। इसके लिए यहां सबसे पहले क्या बना देता हूं, नॉर्मल। अब इस जब ये हमें पता है जब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है, और ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, और ये इमर्जेंट एंगल होता है। इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे को बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ठीक। डायरेक्शन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती। अब बच्चे जो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसकी इंसिडेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं ना, तो हम देखते हैं वो हमेशा पैरेलल आती है किसके, इन इमर्जेंट रे के, और इनके बीच में एक शिफ्ट सी होती है। ये शिफ्ट देखो, शिफ्ट हो गई ना, इससे दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है ना, थोड़ी शिफ्ट हो गई। तो ये जो शिफ्ट होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चों डेल से। डेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब है। बुक में इसकी थ्योरी दी हो गई किस तरह से, लेट अस कंसीडर ए रे ए बी which is known as incident ray. It is strike on a boundary L M at the point O. Then it is bent towards the normal N. Now this ray which is inside to the glass is known as refracted ray, and it is a O dash. When the O dash ray strike on the boundary NT, then the ray want to be passing through denser medium to rarer medium, and hence will away the normal N dash as shown in figure O A dash, and the angle between N dash, normal N dash, and emergent ray A dash is known as emergent angle. Now we draw a line in the backward side of AO. Then we see there a shift between emergent ray and the incident ray. This shift is known as lateral shift and denoted by delta or lateral. It is also known as lateral displacement. इस तरह से आप अपनी इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पॉइंट पे आकर के ये फिनिश हो जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और रिफ्रैक्शन की जो भी कहानी अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस है वो यहां आकर के फिनिश हो जाती है। 12th में तो इसको भी प्रूव करते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कितना आता है। ठीक है, और जो हमने मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन डायरेक्ट लिख दिया ना यहाँ पे, उनका प्रूफ करते हैं 12th में कि ये कैसे आते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो वो 12th है, ये 10th है।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लेंस। आपने सभी ने देखा होगा, चश्मे देखे होंगे, ये मेरे आंख पे भी लगा हुआ है, इसमें भी लेंस लगा हुआ है। तो लेंस एक तरह से हम देखते हैं कैसा है, एक तो सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है और रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, रिफ्रैक्टेड होता है। रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंस है, जब भी आपको रिफ्लेक्शन करना होगा तो उसके दूसरी साइड क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे किसी भी ऐसे मटेरियल की जिससे लाइट दूसरी साइड पूरी तरह से ना जा सके। ठीक है ना, तो ये कैसा है, रिफ्रैक्टेड। और इसकी जो डेफिनेशन बच्चों हम लिखते हैं, ध्यान देना कैसे लिखते हैं, इट इज ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट solid transparent refracted medium which bounded by two spherical curved surface which bounded by two spherical curved surface। एक्चुअल में बच्चों यहां मैंने क्या लिखा है कि कोई एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेड मीडियम होता है जो बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। यह जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों स्फेरिकल हो, एक प्लेन भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लेंस हैं, और जो लेंस हैं उनमें जो सरफेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई है। और कौन कौन से होते हैं दो, पहला होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड होता है कॉनकेव लेंस। जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो बनावट होती है वो इस तरह से होता है, देखा, ये कैसी है, कर्व सरफेस है ना, और ये ग्लास का बना हुआ है, मतलब सॉलिड है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है वैसे तो ग्लास का ही होता है। ठीक है ना, इट इज ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम, सॉलिड भी है और ट्रांसपेरेंट तो होता ही है, पता है, रिफ्रैक्टेड भी है, और विच इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल कर्व, मतलब ये और एक ये, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों इसी को हम, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट लेंस, इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो यहां ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल लाइन, जब भी कोई रे आती है, मान लीजिए इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये क्या करता है बच्चों, इस लाइट को कन्वर्ज कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर। कन्वर्ज मतलब झुका देना, एक पॉइंट पे मिला देना, कन्वर्ज कर देना। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ज करता है लाइट को, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, मान लीजिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी ऑप्टिकल लाइन है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। जब बच्चों इसमें कोई रे आती है ना, ये मान लीजिए इन्फिनिटी से आई, तो ये क्या करता है, इसको किसी एक जगह मिलाने की जगह फैला देता है ऐसे। ठीक है, रे ऐसा ही और ऐसे फैला दी, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट रे। क्या बोला जाता है इसको, डाइवर्जेंट लेंस।
डाइवर्जेंट लेंस भी बोला जाता है और कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास इसके टाइप होते हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको बुक से लेकर देख करके लिखनी है। मैं यहां समझा देता हूं कि वो क्या क्या होती है और कैसे ये बनते हैं दोनों टाइप के लेंस। ठीक है, वो आपको क्लियर खाका माइंड में बन जाएगा कि कैसे हम खुद, आप खुद भी उसकी डेफिनेशन बना करके दे सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कोई सॉलिड स्फीयर लेते हैं दो, जैसे मिरर में लिए थे ना हमने, इसमें सॉलिड स्फीयर ऐसे लिए जाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इनसे आपस में इधर से ये काट लिया जाता है और इधर से ये काट लेते हैं। ये जब काट लेंगे इनको अलग अलग कर देते हैं, तो ये एक तरह, देखो कैसा लेंस बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। और बच्चों ये बहुत पतला होता है। देखो यहां तो जो मैं दिखा रहा हूं ये काफी मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम जब इसकी बात करते हैं तो ये बहुत बिल्कुल बारीक लाइन सा, समझ रहे हो। तो लेकिन समझाने के लिए ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए ये जो स्पेयर है इसके लिए सेंटर ये हो जाएगा, इसको मैं C1 मान लेता हूं और इसको C2 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये C1 क्या है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इसकी रेडियस भी होगी कुछ, ये इस वाले की रेडियस R1, इस वाले का सेंटर C2 है और इस वाले का रेडियस कितनी हो जाएगी R2। तो मैं यहां ही लिख देता हूं इसके नाम, R1 एंड R2 क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां से जब मैं लाइन एक गुजारूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। इसका जो बीच का पॉइंट होता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और बच्चों देखो इसमें क्या होता है, जैसे लाइट यहां से आई और आकर के जिस पॉइंट से होकर के जाती है ना, उसको बोलते हैं फोकस। और यहां आप ध्यान से देखो, यहां कितने तरह के फोकस हैं। जब लाइट इधर से आएगी तो इधर कन्वर्ज करेगी, इधर से आएगी तो इधर कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ कितने टाइप के फोकस होते हैं, 2 टाइप के फोकस यहाँ बन सकते हैं, फर्स्ट टाइप का फोकस और सेकंड टाइप का फोकस। ठीक है, तो इसी हिसाब से इनकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट फोकस एंड व्हाट इज द सेकंड फोकस, उनकी भी डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका फोकस यहाँ कहीं पे बनेगा और इसका फोकस यहाँ कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो यही मोटा मोटा इसकी जो है चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चों, एक स्पेयर ये होता है और एक स्पेयर दूसरा ये होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसका इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट लेते हैं और यहां से काट लेते हैं इसको, ये बन जाता है कॉनकेव लेंस। अब इसके लिए भी वही सेम, सेंटर C1 सेंटर C2, इनको क्या बोलेंगे, C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए बच्चों क्या बन जाएगा R1 और इसके लिए बच्चों क्या बन जाएगा R2। तो R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और ये जो पॉइंट ओ है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और वही इसमें भी दो फोकस होंगे, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार वो पूछ लेता है कि फर्स्ट फोकस क्या है और सेकंड फोकस क्या है। देखो याद रखना, हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। If the point at the principal axis at which object is placed when image is formed at infinity. Second focus, the point at which at the principal axis at which image is formed when object is placed at infinity। देखो फर्स्ट फोकस के बारे में क्या कहा गया है, क्लियरली लिखा हुआ है, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने। सेकंड फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर इमेज बनती है, लेकिन किसकी इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। देखो फिगर से समझते हैं, मान लीजिए यहां बता देता हूं, मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे, ठीक, और ये वो पॉइंट है जहां से रे चली, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो ये जो पॉइंट होगा इट इज नोन एज फर्स्ट फोकस। एंड द सेकंड फोकस होगा, यहां देख लीजिए, मान लीजिए इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बन रही है। इस बार ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट मान लो कुछ भी लाइट सोर्स ही है कोई, ठीक है, सन मान लो, सूरज, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सूरज है। तो इससे चलने वाली कोई रे आई, यहां टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाती है, इससे भी, तो यहां इसकी इमेज बनेगी। इस बार ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बन रही है, इस पॉइंट पर। या इसको ऐसे नहीं, दोनों एक ही साइड बना दिया ना मैंने, इस बार इसको ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि ये एक साइड बनता है F1, तो F2 हमारा दूसरी साइड होना चाहिए ना, दूसरे तरीके से ले लेते हैं। वैसे ऐसे भी पॉसिबल था, लेकिन ये तब पॉसिबल था अगर हमारे F2 इधर है ना, तो F1 इधर होना चाहिए। कैसे भी पॉसिबल हो सकता है, बट दोनों एक साइड नहीं हो सकते। अगर F1 इधर है तो F2 इधर होना चाहिए, अगर F1 उधर है तो F2 इधर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर देता हूं, अगर मैंने F1 इधर माना है ना, और यही लेंस मैंने इधर ले लिया, इसकी दूसरी पोजीशन दिखाता हूं। इस बार मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिफ्रैक्शन के बाद ये इमेज यहां बन रही है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड फोकस। ठीक है ना? तो ये यहां ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इस बार ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पे रखा है और इमेज हमारी f2 पे बन रही है, तो ये क्या है फर्स्ट फोकस, ये क्या हो जाएगा सेकंड फोकस। तो ये फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, काफी लेंथी डेफिनेशन भी मैं इसकी लिखा सकता था, जो होती है जिसमें एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट का हम यूज करते हैं, लेकिन आप सिंपल डेफिनेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है और सेकंड फोकस क्या होता है, ये। इसके बाद हमारे पास जो बच्चों आता है, और तो कुछ नहीं बचा इसमें, लेंस की इंट्रोडक्शन नहीं। अब हमारे पास हम बात करेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की बच्चों जब हम बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन से उससे पहले हमें किसकी बात करनी पड़ती है, उससे हमें पहले बात करनी पड़ती है रूल ऑफ रेस की, कि जैसे हमने मिरर में पढ़ा था रेस फॉर्मेशन के क्या रूल थे, इसी तरह हमें यहां पे भी रूल पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले ले लेंगे हम, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव यहां बच्चों ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक, और ये इसका फोकस है F1 और इधर F2, इधर 2F1 है, ये F1 जितना डिस्टेंस पे है ना, वो से उतने ही डिस्टेंस पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया जिसको मैंने लिखा 2F1, तो इधर क्या हो जाएगा 2F2 और इधर F1 2F1 F2 2F2 F1 2F1 F2 2F2, यहां पे भी F1 2F1 F1 2F1 F1 2F1 F2 2F2 F2 2F2 F2 2F2, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। एक क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा क्या है कॉनकेव लेंस है। यहां तीन सिचुएशन होती है रे डायग्राम की जो आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले मान लीजिए कोई रे है जो इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, कोई रे है जो इन्फिनिटी से आती है, हमेशा जो रे इन्फिनिटी से आएगी यहां इसके फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। अगर इधर से इन्फिनिटी से आएगी तो इस यहां से होकर के जाएगी। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ये इन्फिनिटी से रे आई, तो यहां क्या होगा, यहां ये डाइवर्ज करेगा इसको, जब डाइवर्ज करेगा ना, ऐसे डाइवर्ज करता है कि ये
ठीक है। अब ये इसको ऐसे डाइवर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है, ताकि ये मेरे को ऐसे दिखाई दे जैसे इस पॉइंट से निकली हो रही। ठीक, देखो मेरे को ऐसे दिखाई दे रही है, जैसे इस पॉइंट से निकल रही हो। ठीक है। जब भी कोई देखो, इसके लिए क्या है, ये इस फोकस से होकर के जाती है और इसके लिए इस फोकस से होकर के, ऐसा लगता है हमें जैसे ये इस पॉइंट से बाहर निकल रही हो। ठीक। सेकंड क्या होता है, मान लीजिए जब ये फोकस से होकर के जाती है तो हमेशा ऑप्टिकल लाइन से होकर के, जब ये ऑप्टिकल लाइन से होकर के जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। यहां पे भी, यहां पे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये रे है ना, ये है हमारा फोकस, मान लीजिए ये इस फोकस की साइड ऐसे आ रही है, तो यहां जैसे ये से टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने बड़े मेहनत की थी इसको समझाने के लिए। मिरर, जब हम मिरर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं इसको फटाफट करा देता हूँ। जब भी कोई रे आ रही है, हम किसकी ओर लेके जा रहे हैं, फोकस की ओर, तो ये इससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड क्या इसका रूल है, जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो बिना कहीं विचलित हुए सीधी बाहर निकल जाती है। यही रूल सेम यहाँ पे लागू होगा। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो बिना कहीं डेविएशन के सीधे निकल जाती है। देखो 3 रूल है। सबसे पहले अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इन्फिनिटी से है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। इधर भी पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा महसूस होगा जैसे कि इस फोकस पर आकर के मिल रही हो। सेकंड, जब कोई रे हमारी फोकस से होकर के जाती है तो ये इस लेंस से जब रिफ्लेक्ट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें ऐसे महसूस होगा जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे भी ये कोई रे है आ रही है फोकस की ओर, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है, जब कोई रे आती है और वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है तो बिना किसी विचलित हुए, बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। सेम प्रोसीजर यहाँ है। ठीक है। अगर आपको ये 3 रूल हैं याद, तो आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम जो इसका इमेज फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।